अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। पब्लिक में वार्म वेलकम है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी गुजरी होगी। कल मौसम खुशगवार हो गया था, जैसे हमने मानसून के हवाले से बात की थी। बारिश हुई, बहुत ज़्यादा हुई और छमाछम हुई। अच्छा, बारिश इतनी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि नहीं हुई जितना पानी खड़ा हो गया हमारे लाहौर में। मैंने देखा, मैं ड्राइव करते हुए जा रही थी तो काफ़ी पानी खड़ा हुआ था। खैर, ये तो हमारा अज़ल से अब तक का शायद मसला है, लेकिन ये कि अभी मौसम बेहतर है। उस तरह से गर्मी है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते कि गर्मी नहीं है, लेकिन है कदरे बेहतर है। और आगे आने वाले मेरे ख्याल से दिनों में भी जो है मौसम अच्छा ही रहेगा। हाँ जी, हम मौसम के हवाले से बात करें कि मौसम बेहतर हो गया है, लेकिन सियासत का मौसम जो है काफ़ी गर्मा गर्म नज़र आ रहा है। जनाब, बजट आया, बजट पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए और पीपल्स पार्टी के तो स्पेशली तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें बजट के ऊपर हमसे मशावरत नहीं की गई और हमें ये समझा नहीं गया कि हम लोग जो हैं इस काबिल हों या जो भी है। इस तरह की भी बयानबाजी भी सामने आई थी। लेकिन ये है कि अब जो है मामला फ़हमी तो आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अब मुलाकात की है बिलावल भुट्टो से और उसके बाद उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि एक कमेटी तश्कील दे देते हैं, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं उस कमेटी के थ्रू उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये एक अच्छी काविश थी। ऑब्वियसली इत्तेहादी हैं, इकट्ठा लेकर चलना बहुत ज़रूरी है हमारे इस टाइम पर। मुल्क की जो सूरत हाल है उसके साथ इत्तेहादियों के साथ लेकर चलना, मुल्क को चलाना, मेरे ख्याल से ये कलमंदी ही की बात है कि साथ लेकर चलना चाहिए। तो जनाब, ये हमारे क्या हुकूमत के हवाले से हम बात करें कि बहुत मुश्किलात का आगाज़ होने जा रहा है। बजट के हवाले से जो बात है उसको कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन और इसके अलावा वो मामला हमने कल जो डिस्कस किया था आपसे बिजली के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के कि बिजली उनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, वो मामला अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है और धमकी अमेज़ बातें जो हैं, बयानबाजियां हैं, वो उनकी जानिब से आ रही हैं। और कहा गया था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएँ, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे नहीं किए गए और बाकायदा अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं। ग्रिड स्टेशन के ऊपर जाकर ख़ुद से ही बिजली को बहाल किया जा रहा है। ये रवैये कहाँ है और ये सारा मामला कहाँ तक पहुँचेगा, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद। उनको हम वार्म वेलकम करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको लगता है कि हुकूमत को भी कोई नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? प्लस ये कि ऑब्वियसली बयानबाजियाँ अपनी जगह पर हैं। एक मामला फ़हमी के तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म हमारे, उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उन्होंने जो बजट के ऊपर थोड़े से अपने रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी, उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बना दी है और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कहा है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनेंगे। प्लस ये आप जो रवैया देख रहे हैं KPK में जो बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से चल रहा है और ग्रिड स्टेशन में जाकर खुद ही जाकर चारपाइयाँ भी बिछा दी जाती हैं और ग्रिड स्टेशन में बिजली भी हो जाती है और वो वो डंडे वाली सियासत की ऐसी की तैसी वाली सियासत, ये जो रवैया है ये कहाँ तक आप समझते हैं कि बेहतर है और ये क्या बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बजट है वो मंजूर हो जाएगा, क्योंकि बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और स्टेट डॉक्यूमेंट है और इसमें हुकूमत और अपोजिशन की तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस बजट ने पास होना है और पीपल्स पार्टी भी पुरानी तनख्वाह के ऊपर इसी बजट की मंजूरी देते हुए आपको नज़र आएगी। उसकी रिजर्वेशन अपनी जगह, वो कितनी जायज़ है और कितनी गलत है वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, एक दूसरे को फैसिलिटेट ना करें। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो सियासी बंदोबस्त इस हुकूमत का बनाया गया था इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में, उसका धड़न तख्ता हो जाएगा, फिर वो चल नहीं सकेगा मॉडल। इसलिए पीपल्स पार्टी अब इस वक्त कोशिश तो कर रही है कि वो इक़्तिदार से अपने आप को दूर रखे, वजारतों में ना जाए, ताकि हुकूमत का बोझ और मईशत का बोझ उस पर ना पड़े। लेकिन PMLN के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो वजारतों का हिस्सा बने और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसको भी फेस करें जो हुकूमत के साथ। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सदर मुमलिकत बन जाएं PMLN की मदद से, 2 सूबों के गवर्नर आपके पास आ जाएं, KP के और पंजाब के, बलूचिस्तान की हुकूमत आपके पास हो, सिंध की हुकूमत आपके पास हो,
चेयरमैन सेनेट आपके पास हो, अपोजिशन अपना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आपके साथ हो, और आप कहें जी हम हुकूमत में नहीं है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सारे ओहदे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आई है, ये सब PMLN की सपोर्ट के साथ आई है ना। Exactly. तो जब PMLN की सपोर्ट के साथ आई है तो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और जब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत की मुश्किलात को भी आपको शेयर करना पड़ेगा ना। तो सर जी वो कहते हैं ना कि ये तो हमारी सियासी हिकमत अमली है, जरदारी साहब की जानिब से तो यही कहा गया था ना, हमारी सियासी हिकमत अमली तो देखिए ना, वो सियासी हिकमत अमली पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है जी। लेकिन हमें तो ये एक किस्म की मुनाफिकत की सियासत नजर आ रही है ना, कि आप एक जमात के साथ मिलकर हुकूमत के तमाम ओहदे भी ले लें, सियासी ओहदे भी ले लें, और साथ साथ आप कहें जी हम तो अपोजिशन में है। यानी पीपल्स पार्टी एक ही वक्त में हुकूमत का किरदार अदा कर रही है और दूसरे वक्त में वो अपोजिशन लीडर बनना चाहती है, तो ये चलेगा नहीं मॉडल। और सबको पता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। लेकिन अब असल मसला ये है कि ये जो बजट पास होना है, इसके बाद जुलाई अगस्त में जाके जो आवाम पर नज़ला गिरना है, ये जो टैक्सों की भरमार आपने लगा दी है, और सारे के सारे टैक्स आपने जो है ताकतवर तबके की बजाय तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाए हैं, तो उससे तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा ना बजट का, और महंगाई भी आएगी। फिर बिजली की कीमतों में भी आपने इजाफा कर दिया है, पेट्रोल की लेवी जो है उसमें आपने 60 से 80 रुपए उसका कर दिया है। तो अभी आप देखिएगा कि बजट के बाद माशी हालात में और थोड़ी सी सख्ती आएगी, और हमें जहां माशी इस्लाहात करनी थी वहां पर भी हम नहीं जा रहे, और जो सियासी बुरहान है वो भी बदस्तूर मौजूद है, पोलराइजेशन मौजूद है। ये जो भी आपने KPK और वफाक के दरमियान तनाज़े की बात की है, ये शिद्दत अगर इख्तियार करता है, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी है, वफाकी हुकूमत कहती है कि हम जो है वज़ीर आला को तब्दील कर देंगे और हमारे पास ये गवर्नर राज के ऑप्शन है, तो अगर आप इस तरह की धमकियां देंगे और अली अमीन गंडापुर कहेंगे कि वो जो है इस्लामाबाद और KPK के दरमियान रास्ते बंद कर देंगे, तो ये तो फिर एक नई। अच्छा, लेकिन एक और बात है ना कि सलमान साहब, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जब भी कोई रूलिंग पार्टी आती है तो वो अपने ऑपोजिशन के ऊपर ही एक फोकस हो जाती है। PTI थी तो वो PMLN के पीछे पड़ गई, अब जब PMLN आई है तो वो PTI के पीछे पड़ गई है। मतलब लाइक आपस में एक दूसरे के ऊपर ही फोकस करके एक दूसरे की ही सियासत और लेग पुलिंग की, मतलब लाइक हम लोग आवाम तो पिसते हैं बाय द एंड ऑफ टाइम। तो अगर आप इस टाइम पर सिर्फ यही लेग पुलिंग के लिए उसने ये किया, ये इससे किया, आपने देखा है ये वाली सियासत भी है जो कि होनी नहीं चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने भी, आप देखिए जिसके भी बयान आप सुन रहे हैं, उन्होंने यही कहना होता है कि जब भी आप बात करें बानी PTI के हवाले से बात की जा रही होती है और कोई बात है ही नहीं, कोई मतलब लाइक थोड़ी बहुत अगर आप कोई मनसूबाबंदी के हवाले से बात कर लें या कोई डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लें, लेकिन जब भी है एक दूसरे को, उसके जवाब में भी मतलब लाइक उन्होंने ये नहीं किया था, हम ये कर रहे हैं, ये कर, मतलब ये वाली जो सियासत है, आपने तवाजुन जो अपने एक दूसरे के साथ रखना होता है कि नहीं उसने ये नहीं किया था, मैंने किया था, ये कब तक चलेगी? आपको एक पेज पर मिल बैठकर करने की जरूरत है कि नहीं? और फिर ये जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने मुंह से बात निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी जरूरत है इस टाइम पर। देखिए बात यह है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, जब वो सियासी दुश्मनी का रंग इख्तियार कर लें और हम एक दूसरे के सियासी वजूद को ही कबूल करने से इनकार कर दें, एक दूसरे की सियासी हुकूमतों को ही कबूल करने से इनकार कर दें, तो फिर यही मंजर होता है जिसकी तस्वीर आपने खींची है। और इसमें वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, सब इस महाजराई को, टकराव को, तो सर नुकसान किसका है ये तो समझना उनका काम है ना। नुकसान फिर किसका? नुकसान तो देखिए ना, नुकसान तो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, क्योंकि ये हुकूमत, ये रियासती निज़ाम, ये सारा का सारा अवाम पर बोझ बना हुआ है। तो सर ये तो हमें रिलीफ देने के लिए आए थे बाय द वे। उनकी मुराद खत्म नहीं हो रही, उनकी मुराद खत्म नहीं हो रही। अब आप देखिए जो ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस के अखराजात में कोई कमी नहीं हुई, उनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, उनकी मराहत में इजाफा हुआ है, लेकिन जो नज़ला गिरा है वो आप पे, मुझ पे और कमज़ोर लोगों पे गिरा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकत की लड़ाई चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें तो अवाम का मुकदमा बहुत कमज़ोर है। अवाम की तो कोई नहीं सुन रहा, अवाम के नाम पर सियासत हो रही है, अवाम के नाम पर जमहूरियत के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अवाम का तो माशी इस्तेसाल हो रहा है और सियासी इस्तेसाल भी हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकत की लड़ाई है उसमें अवामी मफादात जो हैं वो बहुत पीछे खड़े हुए हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा।
और सब आपस की लड़ाइयों में इतने ज्यादा उलझ गए। लेकिन सर जी, पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम तो पीएमएलएन की, सर उनका पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम तो पीएमएलएन की लाइफ लाइन है। 145 अरकान अगर हम उनके साथ ना साथ देते, 145 अगर साथ ना देते, अच्छा माय बैड, 45 ओनली जो अरकान है वो अगर साथ ना देते तो आप लोग तो जेल में होते। अच्छा, और एक और बात, इस साथ भी एक और बात लगी, आपको नहीं लगता, नहीं मेरे एक और क्वेश्चन ले लें, आपको ये नहीं लगता जैसे हमेशा से तो मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं कि जी रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया, तो अब पीपल्स पार्टी भी वही उसी डगर पे चल पड़ी है? लेकिन ना बात यह है कि लाइफ लाइन दोनों एक दूसरे की हैं। अगर पीएमएलएन की हुकूमत जाएगी तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? अगर मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी पे भी बुरा वक्त आएगा। और अभी ये फजलुर रहमान को जो मनाने की कोशिशें हो रही हैं, फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, वजीर आजम से मुलाकात हुई है, ये सारी मुलाकातें बिलावल भुट्टो से मुलाकातें हुई हैं, ये सारी मुलाकातें इसीलिए ना कि जी फजलुर रहमान को भी इक़्तिदार के खेल में हिस्सेदार बनाकर उनकी जो तहरीक है उसको ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान में मैंने कहा ना, इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है, अवामी मसाइल को हल करने की लड़ाई कोई नहीं हो रही, अवाम को रिलीफ देने की कोई लड़ाई नहीं हो रही, अवाम पर बोझ डालने की तैयारियां होती हैं और टैक्सों की भरमार की मदद के साथ हम अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये निज़ाम जो है बुनियादी तौर पर अवाम पर एक बोझ बन चुका है और इसके नतीजे में अवाम को कुछ नहीं मिल रहा माँ सिवाय झूठे नारों के और झूठी तसल्लियों के और एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के। मईशत बड़ी तरक्की कर रही है। हालत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सनतें बंद हो रही हैं, छोटी सनतें काम अपना उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप देखिए पिछले साल, एक साल में जितने नौजवान पाकिस्तान छोड़ के गए वो माशी बदहाली की वजह से छोड़ के गए हैं ना, कोई पिकनिक मनाने तो नहीं गए, रोजगार की तलाश में गए। तो ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत जो है वो लोगों के बुनियादी मसलों को हल नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों का इस रियासती निज़ाम पर, हुकूमती निज़ाम पर एतमाद जो है वो कमज़ोर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात हुई है तो मैंने कहा मैं आपसे जान लूं कि उनका खुद का स्टेक क्या है। मतलब लाइक जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस साथ देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर इस जो सिचुएशन में पीटीआई ने थोड़ा सी लचक दिखाई तो उन्होंने उनका साथ देने के लिए, या उन्होंने ये समझ लें कि वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो जो इलेक्शन हुए हैं वो ही ठीक नहीं हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना ही एक, आपको पता है उन्होंने राह इख्तियार कर ली हुई है। तो क्या थोड़ी सी जब लचक दिखाई गई पीटीआई की जानिब से तो ही उनको याद आया कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए? देखिए, मौलाना एक बड़े शातिर आदमी हैं और बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, इक़्तिदार की जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं। वो पीटीआई का चेहरा दिखा के वफाकी हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं और वहाँ से अपनी मर्जी की कुछ वजारतें और कुछ हुकूमती ओहदे वो चाहते हैं। तो जहां उनका मामला तय हो जाएगा, अगर उनको हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा मिलेगा तो वो बड़ा खुशी उस ओहदे को नजरिया ज़रूरत के तहत कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो वो अपना इनकलाब जो है वो सड़कों पे लाने की कोशिश करते हैं। तो सलमान साहब इत्तेहादी थे, ख्याल ये कि फजलुर रहमान साहब कुछ अरसे में जी मैंने कहा इत्तेहादी थे तो ये तो बड़े प्यार से इत्तेहादियों वाली जो पार्टियां हैं उनसे भी बात की जा सकती थी। ज़रूरी है कि उन्होंने अगर लचक दिखाई है तो उधर चेंज नहीं। देखिए ना, उनके साथ ज्यादती ये हुई है ना, उनके साथ ज्यादती ये हुई कि पहले उनको कहा गया कि आपको बलूचिस्तान में हुकूमत दी जाएगी, वहां आपने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बना दी। फिर आपको कहा गया कि बलूचिस्तान में गवर्नर मिलेगा, वहां मुस्लिम लीग ने अपना गवर्नर बना दिया। फिर केपीके में उनके समधी थे गवर्नर, उनको हटा दिया गया। तो इसलिए जब आपने उनको हुकूमतों में ओहदे नहीं दिए तो फिर वो उन्होंने पीटीआई की तरफ जाकर जो है ना हुकूमत पे दबाव डाला है। और आप देखिए, जहां पीटीआई और जेयूआई में इत्तेहाद की बात चल रही थी, वहीं फिर आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ साहब को और बाकी लोगों को मौलाना फजलुर रहमान से मिलना पड़ा, उनके घर जाना पड़ा, उनसे मुलाकात करनी पड़ रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि मौलाना ने अपना कार्ड बड़ा अच्छा खेला है और वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा सलमान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब आपके सामने केपीके हुकूमत के अंदर धमकियां तक भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली के हवाले से जो है काफ़ी आपको पता है कि एक समझ लें कि सर तो नहीं, अब तो बिल्कुल भी कह सकते, अब जंग चल रही है बाकायदा। आपको ये रवैया ठीक लगता है कि ख़ुद धौंस के साथ जाकर ग्रिड स्टेशन में आपने उठा दिया, जबकि पेस्को की जानिब से कहा भी गया कि एक दिन की जिस तरह से उन्होंने किया तो 26 लाख समथिंग
मॉर्निंग जो था उनको नुकसान हुआ है रुपयों का। तो ये रवैया आपको कहीं कहीं ठीक लग रहा है कि इस तरह से नहीं, ऐसी तो ऐसी तैसी वाला ये रवैया तो नहीं, देखिए रवैया किसी भी तौर पे ठीक नहीं है। वफाक में और सूबे के दरमियान इस तरह की लड़ाई और इस तरह के चैलेंज और इस तरह की इनकलाब नहीं होने चाहिए। लेकिन एक मसला ये है कि वफाक ने KPK हुकूमत के पैसे देने हैं और वफाक वो पैसे देने की हामी तो भरता है लेकिन देता नहीं है। तो अगर ये मामलात बातचीत के जरिए हल हो जाएं और जो मौसम नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं और आजकल वो डिफेक्टो किस्म के ताकत रखते हैं, जब वो KPK के वजीर आला से मिले थे तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि पैसे दे दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात तय हो सकते हैं बातचीत के जरिए। लेकिन जैसे आपने कहा था ना कि जो भी हुकूमत आती है वो आके अपोजिशन के पीछे पड़ जाती है, तो अगर वो रवैया रहेगा तो फिर इससे KPK के अंदर जो है हालात जो है वो खराब होंगे और उसका नुकसान सिर्फ KPK के अंदर PTI को नहीं होगा बल्कि वफाक की सियासत को भी होगा, मुस्लिम लीग नून को भी उसका बोझ उठाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट अपनी जगह पर कि KPK के हुकूमत के लिए जो है वफाक ने फंड्स जारी करने हैं अभी तक नहीं दिए गए, इसके ऊपर बहस अपनी जगह पर। लेकिन वफाक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि KPK के अंदर जो बिजली है वो चोरी हो रही है, उसका सद्देबाब करना चाहिए। तो उसके हवाले से कोई आपको नहीं लगता कि KPK के ऑब्वियसली वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर है, काफ़ी जारहाना अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, सियासत भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस मामले में थोड़ा सा इकदाम करने लेने चाहिए और ये भी रिजर्वेशन दूर करनी चाहिए? देखिए बिजली जो है ना वो सिर्फ KPK में चोरी नहीं होती, वो सिंध के अंदर भी बहुत चोरी होती है, पंजाब में भी बहुत चोरी होती है, बलूचिस्तान में भी बहुत चोरी होती है। ठीक है, तो फिर आप एक जामे पॉलिसी बनाए ना, ये फेडरल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उस पर जामे पॉलिसी बनाए। आप एक सूबे के पीछे पड़ गए कि बिजली चोरी वहां पे होती है, ऐसे लगता है बाकी 3 सूबे जो जन्नत बने हुए हैं वहां तो बिल्कुल चोरी नहीं होती। वहां आपने क्या एक्शन ले लिए बिजली चोरी रोकने के लिए? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक सियासत होती है कि जब आपने अपने अपोजिशन को दबाना होता है, अपने मुखालिफ को दबाना होता है, तो आप इस तरह की सियासत करते हैं। असल में ये सारे मामलात जो हैं बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है और चारों वज़राए आला वहां बैठे हों और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना कि वो बिजली चोरी रोकथाम के लिए एक जामे पॉलिसी बनाए जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रिफ्लेक्ट हो ना, कि किसी एक सूबे का मसला तो नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुल्क में नई तहरीक शुरू करने वाली है? आप समझते हैं कि इस बार वो कामयाब हो जाएगी? देखिए अभी तक तो PTI को सियासी जमात के तौर पर ही तस्लीम नहीं किया जा रहा। उनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां हैं, जहां वो जलसे जुलूस रैली जलसा करने का ऐलान करते हैं वहां उनको इजाजत नहीं है। तो ऐसे में जब उनकी सारी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, वो कैसे तहरीक चला सकेंगे? अब उनकी तहरीक का सारा जोर जो है वो महमूद खान अचकजई के ऊपर है, अख्तर मैंगल के ऊपर है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर है। खुद PTI तो इस वक्त काफी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। तो अगर ये तहरीक सिर्फ PTI ने चलानी है तो मुझे उसके इम्कानात कम नजर आते हैं, कोई बहुत बड़ी तहरीक नहीं चला सकेंगे। थैंक यू सो मच। सलमान आबिद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। बाय द एंड ऑफ टाइम ऑब्वियसली ये अवाम है, पाकिस्तान है, जो भी सोचना होगा इस अवाम के लिए सोचना होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आप सब जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अहम जुज़्व होता है पानी, और पानी पीने के तरीके भी अलग अलग और मुख्तलिफ होते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो थे मटकों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल फैंसी हो चुके हैं। हम डिस्पेंसर से पीते हैं, शीशे के पानी मतलब शीशे के ग्लासेस से पीते हैं, हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पीते हैं। क्या फ्रिजेस जो थी उस ज़माने से ही हम लोगों को अवेलेबल थी? ऑब्वियसली नहीं, एक कुदरती तौर पर एक चीज़ बनाई गई भी है। अब लोग बच्चों को कहें हम मटके से पानी पीने के लिए, इसके अंदर तो मट्टी, हमने नहीं पीना ये चीज़ें सारी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इफ़ादियत जो थी और जिसके अंदर आप समझ लें कि हिफ़्ज़ाने सेहत की असूलों को देखते हुए हम जब चीज़ें देखते हैं, हम पुराने लोगों को अब जब देखें ना तो फील होता है कि बड़े बूढ़े जो थे ऐसे नहीं बातें कर गए। मट्टी के बर्तन के हवाले से बात करते हैं, उसके अंदर खाना बनाना अपनी जगह पर है, वो उसका जो अब एहसास है ना, टेस्ट है, उसका स्वाद ही अलग ही नज़र आता है। लेकिन मिट्टी के जो मटका होता है जिसके अंदर पानी डालें, उसके फ़वाइद क्या हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप पिया करें, उससे डाइट में भी आपके बहुत अच्छा
एक आंसर है वो मिलता है और आपको अच्छी फीलिंग्स आती हैं। उसके हवाले से हम बात करें, हमारे साथ हमारा खान मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायत। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें टाइम दिया और स्पेशली हमारा इस बात के ऊपर कन्विंस करने के लिए आजकल की पूत जनरेशन को कि मटके का पानी कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना होता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पानी का जो है क्वांटिटी वो तो हम सबको एम्फसाइज करते हैं जी कि पानी इस्तेमाल करें, गर्मियों का मौसम है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और वो पानी जो हमारे ट्रेडिशंस में है उस तरह से पानी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लबीबा, बिल्कुल पुराने ज़मानों में जब ये चीज़ें आती थी तो हम लोगों ने इनको ट्रेडिशन समझ के आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इनको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया और हमें नहीं पता कि ये ट्रेडिशंस के साथ साथ कितने ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। अब अगर मटके की बात करें तो मटके के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि उसकी जो वॉल्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा पोरस होती हैं, यानी कि उसमें सुराख होते हैं। सुराख होने की वजह से बहुत ज़्यादा पोर्स जो छोटे छोटे होते हैं वो वेपोरेशन के प्रोसेस को अच्छा बना देते हैं। वेपोरेशन का प्रोसेस जब आपका बेहतर हो जाता है तो वो पानी को ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, इवन ठंडे टेम्परेचर पर, वो पानी जिस टेम्परेचर पे हमें गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए वो नेचुरली हमें मटके के पानी से प्रोवाइड हो रहा होता है, क्योंकि वेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर में जो ठंडा पानी पीना होता है वो चाहिए होता है। वो लोग जो गर्मियों में शिकायत करते हैं कि हमसे ठंडे पानी के बगैर भी नहीं रहा जाता, लेकिन जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं हमारा गला फौरन से पकड़ा जाता है, सोर थ्रोट्स का मसला रहता है। वो अगर मटके के पानी का इस्तेमाल करें तो उन्हें ठंडा भी लगेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी मिलेगा और वो उनके गले की खराश के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, हमारा इसके और भी फायदे क्या हैं मैं पूछेंगे, लेकिन नाजरीन मटका कैसा होना चाहिए और किस शेप का होना चाहिए जो आपके लिए ऑब्वियसली फ़ायदेमंद भी हो, और किस तरह से कैसे ख़रीदा जाए, किस दाम पे ख़रीदा जाए और किस मार्केट से ख़रीदा जाए, उसका भी हल हमने आपके लिए निकाला है और आसान कर दिया है तरीका। क्यों वो ऐसे? क्योंकि हमारी नुमाइंदा नताशा रहमान एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पे मटके ही मटके हैं और वो हमें बता रही हैं कि मटके किस रेट में मिल रहे हैं और उसको ख़रीदते हुए क्या क्या जो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओवर टू यू नताशा, बताइएगा ज़रा। अच्छा, बिल्कुल लबीबा, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के मौसम में जाहिर सी बात है ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और हमारी जो जनरेशन है आजकल की, बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि हम डिस्पेंसर से पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स को फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख दिया जाता है कि पानी ठंडा होगा इनमें तो जल्दी हम पी लेंगे। लेकिन हम लोग गलती करते हैं क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में और शीशे के जो बर्तन हैं उनमें अगर हम पानी पीते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है और फिर उसके बाद वही चीज़ें हम जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि पहले ज़माने की, अगर हम कदीम ज़माने की बात कर लें तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीते थे और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाया जाता था। लेकिन अगर हम अभी की बात कर लेते हैं तो ये ट्रेंड दोबारा से हमें वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात कर लें, अगर हम वैसे ओवरऑल किसी ड्रिंक की बात कर लें तो हमें अब मटकों में ड्रिंक जो है वो सर्व की जाती है। खाने भी हमें मिट्टी की जो देचकियाँ हैं, छोटे छोटे जो देचकियाँ होती हैं उनमें सर्व की जाती है। तो बड़ा अच्छा ये ट्रेंड वापस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी भी मैं एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या रेट्स हैं, क्या कुछ मौजूद है, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि ना सिर्फ पानी पिया जाए मिट्टी के बर्तनों में, अगर मिट्टी के जो देचकी है उसमें अगर हम खाना बनाएं तो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। ये मिट्टी का ग्लास यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैंने भी ये ग्लास लाकर घर में रखा हुआ है। ऑल्दो ओके, हम एक बड़ा वाला कूलर या कुछ और तो मैं ला के नहीं रख सकती थी, लेकिन मैंने ग्लास ज़रूर ला कर रखा हुआ है। और एक वो जो देचकी है जिसमें खाना बनता है, मैं उसी में ही खाना बनवाती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर ये प्याले भी मौजूद हैं। ये बहुत प्यारा सा प्याला बनाया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि जी ये मिट्टी के सिर्फ सादे बर्तन हैं, लेकिन अब इन पर भी डिज़ाइन किया जाता है। जग यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। मिट्टी के घड़े जो फैंसी हैं वो भी नताशा, मुझे यहाँ जग भी नजर आ रही हैं, कूलर भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लबीबा, मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर मिट्टी के जो जग हैं वो भी मौजूद हैं, कूलर भी मौजूद हैं। इवन जितने भी बर्तन आपकी ज़रूरत के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानदार से कहूँगी कि वो थोड़ा सा, सर आप इधर आइए, हमें रेट्स बता दें ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि किस चीज़ के क्या रेट्स हैं। सर ये बताइएगा, ये जो एक गिलास है मिट्टी का, ये कितने में आप दे रहे हैं? ये 50 रुपये।
ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा ये बताइएगा क्या पहचान है इस ग्लास की, या अगर हम मटका लेते हैं या फिर ये जो जग पड़ा हुआ है ये हमें दिखा दें। पहले जग देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है, वेट में कैसा है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन, चीनी के बर्तन और शीशे के जो बर्तन होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। ये भी लाइट वेट ही है, इतना ज़्यादा वजनी तो नहीं है। ऑल्दो सर इसकी क्या कीमत है? ये 250 रुपये। 250 रुपये का है। ये बताएं इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चल सकता है कि सही मिट्टी के बर्तन है? हाँ जी, ये गुजरात की मिट्टी अच्छी सबसे, अपने जोर बाग में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गुजरात से आप बनवाते हैं, सियालकोट से? हाँ जी, गुजरात है, सियालकोट, परसूर से। अच्छा बर्तन आपके अपने बनते हैं, ये बताइएगा। हाँ जी। ये बताएं क्या पहचान क्या है, मतलब पता चले कि ये सही। इसमें पानी डालते हैं ना, लीकिंग हो तो फिर वो खराब होता है, हम फेंक देते हैं, फिर दूसरा गाहक को देते हैं। अच्छा मतलब वापसी भी है? हाँ, ये तो बड़ी लीकिंग की वापसी है। अच्छा निताशा, यहाँ पे ना फिर वही बात कर रही हूँ निताशा यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ पेंट किए हुए और शीशे लगे हुए सजे हुए मटके भी हैं। तो ये जो मकसद है पानी पीने का, इसको इस्तेमाल करने का, तो ज़्यादा पका देने या पेंट वाला मकसद वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाता? सेम वही सर्व करता है जैसे दूसरा जो आम मटका है? लबीबा ये तो हमें इन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो वैसे जब हम पेंट करते हैं बर्तनों पे या किसी और चीज़ पे तो वो उतर जाते हैं। सर ये बताएं, ये जो पेंट आपने किया हुआ है इन बर्तनों पे, तो जब हम इनको धोएंगे, वॉश करेंगे, तो ये ख़राब नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं लाइफ टाइम है। अच्छा ये फिक्स्ड पेंट है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बर्तनों पे लबीबा हम ये भी देख रहे हैं कि ऑयल वाली जो पेंट होते हैं, ऑयल वाले जो पेंट होते हैं वो भी किए हुए हैं। ये जो शाइन कर रहे हैं। कुछ बर्तन हमें यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैं जो आपको खाना बनाने की कढ़ाई बता रही थी वो भी ये वो कढ़ाई है, लेकिन इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। सर इसकी क्या कीमत है? इसकी 400 रुपये। 400 रुपये थोड़ा लेस हो जाएगा अगर हमने लेनी हो? 350 में। 350 हो जाएगा। लबीबा अगर आपको चाहिए प्लीज निताशा लेती हैं। आपने खुद बनवाया? हाँ जी, 300 की आई। ठीक है लबीबा, आपके लिए तो हम लेते आएंगे। आप हमें बता दीजिएगा एक मैसेज करके कि आपको क्या कुछ चाहिए। मैं तो आज यहाँ पर चीजें खरीद कर जरूर जाऊंगी। निताशा आप यहीं का जो इस्तेमाल है एग्जैक्टली आप यहीं पे मौजूद रहें। हमारे साथ हमाला खान भी है। हमाला से पूछना चाह रही हूँ कि हमाला देखें बहुत मुख्तलिफ और मेरे ख्याल से बहुत नॉमिनल रेट्स के ऊपर हैं और अवेलेबल हैं। और अच्छा पानी के हवाले से तो बात की जा रही है कि सिर्फ मटकों में पानी किया जाता है, बाकायदा हांडियाँ भी बनती हैं। उसका मतलब लाइक उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो भी उसी तरह से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मटके के अगर मिट्टी के बर्तनों में हम डिफरेंट चीज़ें पका रहे हैं या उसमें स्पेसिफिकली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफादियत प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे हम बात करें तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। बहुत कहा जाता है कि जो वो मिट्टी ऐसी होती है कि वो अल्कलाइन होती है। अब अल्कलाइन क्या होता है आम जुबान में अगर बात की जाए, वो लोग जिनको हार्ट बर्न का मसला रहता है, खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा तेजाबियत हो जाती है, एसिडिक रहते हैं बहुत ज़्यादा, गर्ड का मसला होता है, जो खाना खाते हैं उन्हें लगता है कि उनके एसोफेगस में ही रह गया है, वो खाना ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, वो लोग अगर मिट्टी के बर्तन में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कलाइन पीएच उस एसिडिक को मार देती है, उस एसिड को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली उन्हें अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से यानी कि निज़ाम हाजमा से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी मेडिकेशंस की तरफ ना जाना पड़े। और नॉर्मली जो हमें गर्ड या एसिडिटी रहती है आजकल समर की वजह से, वो हमारी इस पानी से जो है दूर हो जाए। अच्छा, लेकिन हमारा हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये देखा हुआ है कि हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं इन चीज़ों को लेकर, जिस तरह फ्रिज में चलो होके कुदरती तौर पर ये चीज़ें अल्लाह मियां की तरफ से इन चीज़ों के अंदर डेवलप हुई भी हैं। अच्छा, सिर्फ पानी के हवाले से भी नहीं है, मैंने दही है, दही जमते हुए देखा हुआ इसके अंदर। और हम अब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो गोलगप्पों का जो पानी होता है वो भी मटकों के अंदर देखा है। और मे भी नाज़रीन आप लोगों ने मेरे ख्याल से कांजी देखे सुना होगा और पी भी होगी, वो भी इसी के अंदर बनती है और उसका अपना ही एक मतलब लाइक टेस्ट है और वो अपनी ही कूलिंग प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करती है क्योंकि वो उसके अंदर होती है। अच्छा, इसके साथ अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पानी जो मटके के अंदर स्टोर होता है ना, उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी उसी तरह से रहते हैं। समर में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं डिहाइड्रेशन का
शिकार हो जाते हैं। आम ज़बान में कहते हैं इसमें नमकियात की कमी हो गई है, मिनरल्स पूरे नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से सेंसलेस हो गए हैं, नहीं समझ आ रही, बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, काम नहीं किया जा रहा है। अगर वो लोग भी इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो लबीबा आप देखें कि ये एक कुदरती तौर पर एक ऐसी मट्टी है और उसके अंदर उसको इस शेप में बनाया गया है कि वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। हवा का फैलाव जो है सर्कुलेट वो इस तरह से होती है कि वो उन मिनरल्स को, उन मादनियात को बाहर नहीं निकलने देती है अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। जब फिर वो मिनरल्स आप अपने पानी की फॉर्म में लेते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहते हैं। आपको इस गर्मी में जो है ये मसला नहीं रहता कि हमारी बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कम हो रहा है, क्योंकि वो उस मट्टी के थ्रू उसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं कि वो पानी में ट्रांसफर कर रही होती है और अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में जा रहे होते हैं। साइंटिफिकली भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूं कि कूलर के हैक्स भी आ गए हैं। अगर आप कूलर देखते हैं तो मटकों को तोड़कर भी बीच में रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ के हवा वाला कूलर होता है, मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ। और ये भी देखें कि उसका जो बॉडी भी है, बॉडी भी मटके पर एग्जैक्टली आप अपनी नाज़रीन फुटेज भी देख सकते हैं कि ये इस तरह के हैक्स भी आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पुराने वक्तों की चीज़ें थी, वो अदवार जो थे गुजरे, उन्होंने जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें वो ऐसे नहीं की हुई। ऑब्वियसली अब दोबारा वो आपने देखा अभी दोबारा रीजनरेट हो रही है चीज़ें। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में ये देखा जा रहा है कि वो मुल्तान के बर्तन, जो मुल्तानी ब्लू पोटरी होती है वो, या फिर ये मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस। अगर हम लोगों को बार बार इस चीज़ पे अवेयर करें तो लोग ज़रूर जैसे आपने बात की कि लोग कहते हैं यूँ मछली के बर्तन में तो मैं पानी नहीं पीऊंगी, ये नहीं करूंगी। सो वो कितना बेनिफिशियल हमारी सेहत के लिए हमें पता ही नहीं। आप देखें कि उसके अंदर जो पोर्स हैं वो क्या करते हैं, पानी में मौजूद टॉक्सिन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और पानी अल्टीमेटली हमारे पास फिल्टर आउट होकर आता है। तो पुराने वक्तों में तो किसी को नहीं पता था कि फिल्टर से पानी पीना है, फ्रिज का पानी पीना है या इस तरह से पानी पीना है। वो लोग तो यही पानी यूज करते थे और कुदरती तौर पर उसके अंदर ऐसी इंग्रेडिएंट्स, ऐसी चीजें मौजूद थी कि वो हमें अल्टीमेटली फायदा पहुंचाती थी। आजकल डिटॉक्स यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, वो यूज कर लिया, अगर उसकी बजाय हम लोग हाथ में हमारे मग फैंसी तरीकों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। अच्छा, आपने मटके किस तरह से उसके फवाइद क्या हैं वो सारा आपने नाज़रीन को बताया। अब ये बताइएगा उनका कॉन्ट्ररी, अगर हमारे बच्चों को बहुत आदत है फ्रिज का पानी पीने की, डिस्पेंसर में ठंडा पानी पीने की, उसके नुकसानात क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल लबीबा, ठंडा पानी पीने से एक तो सोर थ्रोट की बात तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बहुत सारे लोग जो ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो देखेंगे कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनसे जो है उनके निज़ाम हाजमा में मसला आ रहा होता है और उनको वो पानी जो है वो उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, उनकी प्यास ही नहीं बुझ रही होती, अल्टीमेटली उनको और प्यास लग रही होती है। सो ये जो नुकसानात हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे पानी का इस्तेमाल करें जो एटलीस्ट वार्म ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली वार्म टेम्परेचर, वार्म पानी की तरफ हम वैसे ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस मौसम में हम नहीं कहते कि आप वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक मॉडरेट टेम्परेचर का वाटर ही इस्तेमाल किया जाए। वो अल्टीमेटली आपकी प्यास की शिद्दत को भी कम कर रहा होगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर रहा होगा। वो लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं वो तो स्पेसिफिकली ऐसे पानी का इस्तेमाल करें जो। अच्छा, वो देखा जाए ना, अब तो चाइना और जापान में आप ये देखें कि वो पानी पीते ही नहीं है ठंडा। बिल्कुल, उनकी स्किन कितनी अच्छी और ग्लो कर रही होती है और उनको मेरे ख्याल से ये जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के और उस तरह के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा नाजरीन, अब देखें कि किस तरह से इसके फ़वाइद हम आप तक बयान करें। हमारा भी ये मकसद था कि आपको आगाही दें इस चीज़ के लिए कि देखें कुदरती चीज़ जो है वो कुदरती ही होती है और फेक आप जब चीज़ करते हैं उसके नुकसानात अल्टीमेटली आपको भुगतने पड़ते हैं। ऑब्वियसली एक सिस्टम है आपके अंदर चल रहा है, उसको आप जितना ही नेचुरल रखेंगे उतना ही अच्छा है। निताशा चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और वो मार्केट में भी वहाँ पे मौजूद हैं, निताशा की तरफ चलते हैं और निताशा से ये जानना चाहते हैं कि निताशा बताइएगा शॉपकीपर से पूछकर कि आजकल ऑब्वियसली कितनी गर्मी है और उस गर्मी के अंदर जो लोग हैं वो मटकों का और इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको ख़रीदने में जो है इनमें इजाफा देखने में आया है कि लोग गर्मी की वजह से अब इस तरफ जो ट्रेंड है वो चल रहा है क्या? लबीबा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, चूँकि अब हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं हमें उसके अलावा अगर हम कहीं भी कोल्ड ड्रिंक पीने चले जाएं या किसी भी तरह की कोई ड्रिंक लेने चले जाएं तो हमें मटकों में ज़्यादातर सर्व करते दिखाई देते हैं। बाकी जो बर्तन हैं वो हमें अब ऑल्दो कम दिखाई देना शुरू हो गए हैं। अभी भी चूँकि यहाँ पर हमें हर तरह के जो बर्तन हैं वो दिखाई दे रहे हैं और मौजूद हैं यहाँ पर, मतलब जग से लेकर एक प्लेट और इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके
इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ और चीज़ों की बात कर लेते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानदार से बात करते हैं और पूछते हैं, सर ये बता। ठीक है निताशा हमें बता रही हैं कि किस तरह से इसके फ़ायदे हैं और किस तरह से लोग मटकों की तरफ ज़्यादा हायल होते जा रहे हैं। और हमारे साथ हमाला थी, उन्होंने भी आपको किस तरीके से बताया। बहुत शुक्रिया हमाला आपका। और हम चाहते हैं कि आप कुदरती तौर पर अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि एक दफ़ा मिलती हैं। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। नाजरीन, ईद कुर्बान गुजर गई, लेकिन हर वक्त हर साल एक ही प्रॉब्लम हमें देखने को आती है कि अस्पतालों में इमरजेंसी इस दफ़ा तो नाफिज कर दी गई थी और कैंपेनिंग होती है, बाकायदा बताया जाता है कि कम इस्तेमाल करें, मिर्चों का भी कम इस्तेमाल करें, गोश्त का कम इस्तेमाल करें। लेकिन वही वाई ऑलवेज देयर इज़ अ सिमिलर प्रॉब्लम, हमेशा इशू वही खड़ा हो जाता है। इस दफ़ा का भी वही इशू है कि अस्पतालों में लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होने की वजह से गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत से पेशेंट्स जो हैं कि वो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पेट की बीमारियों को लेकर, लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आम दिनों में भी गोश्त खाया जाता है और ईद कुर्बान पर जो कुर्बानी का गोश्त है उसके अंदर और आम जो दिनों में हम गोश्त खाते हैं उसमें फ़र्क क्या है, इसको भी जानेंगे। और क्यों ज़्यादातर इसका एक्सेसिव मतलब लाइक इस्तेमाल किया चला जाता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एंड करना पड़ता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सेट पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ मलिक, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ऐसा क्या है, एक तो सबसे पहले कि अवेयरनेस लोगों को है अपनी जगह पर, इन दोनों जो गोश्त हैं जो आप आम दिनों में मतलब खाते हैं और जो आप ईद कुर्बान पर जो कुर्बानी वाला गोश्त है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मतलब दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी एक रेस लगी होती है कि हमने जल्दी कुर्बानी करनी है और पहले खाना बनाना है। वो घर वालों को भी प्रेशर डाला होता है कि जी पहले कलेजी बन दें, दोपहर में कुछ बन जाए। उसमें ये होता है कि सही प्रोसेसिंग नहीं होती। एक चीज़ तो ये हो गई। इस दफ़ा में जो चीज़ आई है कि इस दफ़ा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सही तरीके से जैसे उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सका, कोई उसमें जो गर्मी की वजह से, उस वजह से भी गोश्त ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थोड़ी सी इंसान में ग्रीड या लालच होती है, वो कहता है मैं खाता जाऊँ, वो भूख रख के नहीं खाता। तो इनको जो प्रॉब्लम्स आए, मेरे जो डॉक्टर्स हैं, मेरी टीम जो है वो कहते हैं जी डे 1 पे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हम आराम से ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे दूसरा दिन शुरू होता है तो हमारे पास जो है ना टर्नओवर पेशेंट्स का बहुत होता है और ख़ास तौर पे में वो हैं जिनको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो गया, पेट में दर्द है, वो एक सिंपल सी बात करते हैं, गैस हो गया। कलेजी खाने में स्पेशली क्या है, जब कलेजी खा के आते हैं ना तो कलेजे को ही आ जाता है सारा कुछ। वो इसलिए होता है कि मैंने कहा ना कि उनको प्रेशर बेचारी हमारी ख़वातीन पे उन्होंने बनाया होता है कि जी 11 बजे हमने तो कलेजी में हम लोग सही बनाते नहीं हैं या उसको मतलब लाइक अनकुक्ड रह जाती है। देखिए अनकुक्ड रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास जो रहती है वो चीज़ ये है कि उसमें जो है कुछ साथ जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो स्पाइसी होगी, कोई कुछ होगा, उस वजह से उसकी स्मेल को दूर करने के लिए मसाला जात ऑब्वियसली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे ये होता है कि हमारी आंतें कबूल नहीं करती हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि आप घर का खाना खाएं वो बिल्कुल ठीक होता है, आप बाहर से खा लें तो आपका पेट अपसेट हो जाए। मेन चीज़ हमारे सेटअप में क्या है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम जो मसाले लगाते हैं ना उस पर वो हमें हजम नहीं होते, उन्होंने इंटेस्टाइन से वैसे गुजर जाना है तो वो हमें डायरिया कर देंगे, पेट में दर्द करेंगे। और सेम इज़ द केस कि जब ये चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे बारबेक्यू बनाया तो अब वो नहीं है सही तरीके से कच्चा पका, और हर बंदा ट्रेंड होता है। जैसे हमारे वो कसाई, हर बंदा कसाई बन गया, उसने आके कहा जी मैंने काटना है। इसी तरीके से कुक भी बहुत होते हैं, तो वो भी एक मेन रीज़न होता है इनके। अच्छा, मुझे ना इन सारी चीज़ों से ना मेरी मेड कहा करती हैं कि पंजाबी की कहावत है कि टिड अपना
चीज़ पर आई। Exactly. तो मुझे एग्जैक्टली उससे ये याद आ गया कि आप ना हमारे नाज़रीन को एक्चुअली ये गाइड कर दें कि किस क्वांटिटी में खाना चाहिए और कितना खा लेना चाहिए, और क्या चीज़ ज़्यादा मतलब लाइक एकदम से बहुत ज़्यादा खाने की होती है कि आपके सारा वेल कुक्ड होना चाहिए। और दिन सारे में आप देखें, सुबह को आपने कलेजी खा ली, दोपहर में आपने उसका मटन कोरमा या मतलब आप समझ लें कि वो कढ़ाई खा ली, तो आपने उसके बाद फिर पुलाव बना लिया शाम के टाइम पर, मतलब कि एक्सेस हो जाता है, आप सारे दिन बस गोश्त ही खा रहे हैं। कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए, कितना कुक होना चाहिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जो आपने बताया कि हम वक्फा नहीं करते जी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि अगर बंदा फारिग होगा ना तो उसको खाने के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा होता, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहा होता है, तो वो ओवर ईटिंग हो जाए। हाँ जी। आप गोश्त खा सकते हैं, आप उसके साथ बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं जो आप लेना चाहेंगे, लेकिन जो दीन भी हमारा बताता है कि भूख रख के खाएं। थोड़ा सा मैं तो समझाता हूँ कि अपने पेशेंट्स को भी कहता होता हूँ कि भाई तुम्हारे स्टमक के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से भर सकते हो, एक में डाइट कर लो, दूसरे में लिक्विड कर लो, तीसरा छोड़ दो ताकि हाजमा हो सके। लेकिन वो बात ये होती है कि जब ये इस किस्म की फ्रिक्वेंसी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट किया है तो फिर आपने 11 बजे कलेजी भी खानी है, फिर दोपहर का खाना खाया, शाम 5 बजे कुछ लिया, तो उस वजह से ओवर ईटिंग इज़ द मेन रीज़न। उसके बाद जो दूसरा रीज़न आता है वो कि पार्शली कुक्ड या जो है सही तरीके से नहीं बनाया, वो चीज़ है। एंड द थर्ड थिंग इज़ जो आ जाती है वो होता है कि अगर आप अनहाइजीनिक फूड खाएंगे, जैसे ये कोई साथ रायता बना लिया या कोई चटनियाँ ले ली, अगर ये सही साफ़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें समझ नहीं आता। आप कहते हैं जी हमने सब ने खाया, एक बंदे को हो गया जिसको उसमें प्रॉब्लम आ गई। आज के दौर में इस वक्त जो चल रहा है, गर्मियों का मौसम, जून का महीना, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस होती हैं अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम कहते हैं, जिसे आम ज़बान में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, वो इन्हें होती है। और उसमें वायरस है, रोटा वायरस एक वायरस है जो करता है। हमारे लोग फौरी तौर पे खाने में उस वक्त ख्याल नहीं करेंगे, बाद में जाके मेडिसिन मांगते हैं। और हमारा बड़ा थ्रेशोल्ड लो है हमारे लोगों का, फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स। अच्छा, लेकिन एक और बात है कि ये तो आपने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स बता दी ना, हमारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद में इनो पी लेते हैं, चूरन खाना बैठ जाते हैं कि जी बदहज़मी होगी तो हज़म हो जाए वो। अच्छा, इंडाइजेशन की से रोकथाम के लिए आप क्या मतलब लाइक जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आप बताएंगे, तदाबीर होंगी जो कि ले लेनी चाहिए कि उस वक्त फिर एंड ये ना हो कि आपके बदहज़मी हो जाए, ज़्यादा खा लिए, अब खा तो लिए, अब आपको पता है हमने कुर्बानी का गोश्त मिला है। और एक और बात भी देखने में आती है कि उसको सिंपल सिर्फ गोश्त खाया जाता है, उसके अंदर कोई मतलब लाइक ना दाल डाली जाती है ना ही सब्जी डाली जाती है, अब बस वो खा ली जाती है। सैलड्स अगर आप नहीं सब्जी डालते उस दिन, जैसे हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ हो जाता है ना, उस दिन हमने गोश्त खाना, तो सैलड्स बना लें, उसमें थोड़ा ब्रेक ले लें, और उसके साथ साथ अगर इस तरह की जैसे आपने कहा कि वेजिटेबल्स को सब्जियां बनाई हों, तो ये बड़ी हमारे लिए ज़रूरी है। रिसेंट जो सी जितनी स्टडीज़ आ रही हैं उसके अंदर ये बताया जाए, अब जैसे कोलोन कैंसर हम कहते हैं, ये वेस्ट में ज़्यादा था, हमारा कम था। वजह क्या थी कि हम सब्जियां ज़्यादा खाते थे, वो नहीं खाते थे। अब वो चेंज हो गए, वो फाइबर पे जा रहे हैं, वो सब्जियों पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है खाने पे वो ज़्यादा हो गया। स्पेसिफिकली अगर मैं ईद के हवाले से बात करूँ तो उसमें मेजर रीज़न 2 ही मैंने आपको बताया, एक तो ओवर ईटिंग, और अगर अनकुक्ड आप खाएंगे ये चीज़ है। ये 2 चीज़ें हम वो करती हैं। जलन की जैसे आपने बात कीजिए, इनो पी लिया, फलानी चीज़ ले ली, बिल्कुल सही है। वो जब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो रिफ्लक्स होता है, एसिड पीछे आता है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपना जहाँ आपको नज़र आए कि ये अब मैं भर गया हूँ, थोड़ी सी भूख रख लें। बिकॉज हमारे ब्रेन का और हमारे स्टमक का एक रिलेशनशिप होती है, यहाँ से सिग्नल ऊपर जाएंगे तो हमें पता लगेगा मेरा पेट भर गया। वो सिग्नल ज़रा से भी स्लो है ना तो लोग ना ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम होती है। तो उस हवाले से हमें देखना पड़ता है। और स्पाइसी फूड, अब इस स्टूडियो में हम कितने लोग बैठे हैं, हम हर एक को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी ज़रूर होगी। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो ना लूँ। अब ये है कि आप खा रही हैं कि मैं कहूँगा जी मैं भी खा लूँ, वो हमारे बच्चे बताते होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एक तो ब्रेन आपके यहाँ पे है, अब ये दर्जा दे दिया गया कि आप पेट में भी ब्रेन है, आप अच्छी चीजें डालेंगे। ये तो बड़ी हमारी स्पेशलिटी है, इसको कहते हैं ब्रेन गट एक्सिस। दिमाग का जो ताल्लुक है इसको ये इसके ऊपर पूरी, अब जो वेस्ट में तो अभी हम इससे अमेरिका वगैरह में तो स्पेशलिटी अलहदा हो गई है, हम भी कर रहे हैं कि यहाँ आइंदा चंद सालों में आपको नजर आएगा कि इसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स होंगे जो बताएंगे जी। तो शायद वही कंट्रोल कर लें। अच्छा, आप एंटीबायोटिक के हवाले से बात कर रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था। वो एंटीबायोटिक भी पे आ जाते हैं, वो आप बता रहे थे कि वो भी बताएं, वो बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे हर बंदे को जो है ना एंटीबायोटिक खाने का एक तरह का क्रेज़ होता है
कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं खाते ना, वो भी गलत करते हैं, और कुछ हैं कि सोचते नहीं है सबसे पहले खतरा जान भी तो बनते हैं बंद नहीं, वो यही है कि अपने एक्सपीरियंस पे चल रहे होते हैं। तो अब जैसे ये अब गर्मियों के हिसाब से बात करें, इन दिनों के हिसाब से बात करें, अगर किसी का पेट खराब होता है कुछ है, सबसे पहले थोड़ा फाका कर ले, ORS पी ले, वो पिए, थोड़ा सा वो कर ले। प्रोबायोटिक्स आते हैं आजकल, वो थोड़ा सा डाल के पानी में वो ले ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मोशन ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, पहले वो पैनिक होगा, फिर जब हॉस्पिटल में जाएगा इमरजेंसी में, डॉक्टर्स हैं वो कहेंगे ये मुझे कर रहा है, वो भी फौरी तौर पे एंटीबायोटिक और यकीन माने कि इंजेक्शन लगा देते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया में उन मुल्कों में टॉप पे हैं जहाँ पे इंजेक्शन थेरेपी ज़्यादा है, और इसी वजह से और इन्फेक्शंस होती हैं। तो मेरी एडवाइस इनको ये होती है कि आप सिंपल ORS लें, आप थोड़ा सा वो प्रोबायोटिक के कोई साशे वगैरह मिलते हैं वो आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा फाका कर लें, और पानी की इंटेक बेहतर रखें, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसने लेना है 24 to 48 आवर्स ठीक होने में। पानी की इंटेक ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो कोई हॉस्पिटल जाएं, कोई ड्रिप लगानी है। अदरवाइज़ अगर वॉमिटिंग नहीं है, ORS बेस्ट सोल्यूशन है। WHO ने दुनिया में बनाया हुआ है ये कि ये चीज़ है, और वो बड़ी रिसर्च के साथ चीज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जब ऑब्वियसली कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो फिर प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज़र में रख लिया जाता है, वो कितने अरसे तक के लिए ठीक होता है रखना, और क्या उसको फ्रीज़र में रख कर इस्तेमाल करना भी बेहतर है कि नहीं? देखिए, वो तो फ्रीज़र में रखा जा सकता है और उसको करना है बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क में जैसे लोड शेडिंग का इशू होता है, अगर आपका फ्रीज़र बंद हो गया और वो एक दफ़ा गोश्त था हो गया, दोबारा जितना मर्जी फ्रीज़ कर लें उसमें जरासीम आएंगे। मेक श्योर कि जो है वो ये चीज़ ना हो कि वो बिल्कुल जो है ना थॉ हो जाए जब एक दफ़ा, और दोबारा आप उसको फ्रीज़ करें। और ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि जितनी जल्दी खा लिया जाए उतना बेहतर है। फ्रेश चीज़ें जितनी बेहतर होती हैं, रखते हैं, सब रखते हैं, हमारे घरों में भी रखते हैं, स्टोर होता है वैसे आमतौर पर भी जैसे होता है। लेकिन बहुत लंबे अरसे लोगों ने 2-2, 3-3 महीने करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसकी नुकसान उनको खुद है, उनका ख्याल है कि हमने रख लिया, नुकसान उनको, क्योंकि डॉक्टर की जो फीस देनी है ना तो वो सारा बैलेंस हो जाएगा वहाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ऑब्वियसली इतने हमें अच्छे पॉइंट्स भी बताए। और वैसे भी जो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से हुक्म है वो ये है कि आप बांटे मिल बैठकर खाएं और स्टोर करने से इज्तनाब ही करें, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी देर तक आप करेंगे और फ्रेश खाने में, और वैसे भी सुन्नत है, आपको पता है कि थोड़ा अगर आप भूख रख के खाएं तो मेरे ख्याल से हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है। अपना बहुत ख्याल रखें इस हवाले से। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। नाज़रीन, तैयारी के हवाले से अगर बात करें ना तो आप बड़ा सजते संवरते हैं, हर चीज़ को मैचिंग पहनना चाहते हैं, लिपस्टिक ये वो सब। मर्दों और ख़वातीन के हवाले से भी अगर बात करें तो वो भी हर चीज़ टिप टॉप होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपके घड़ी ना मैच कर रही हो तो भी आपको मतलब मज़ा नहीं आता तैयारी का। खैर, अब तो आपको पता है नए नए ब्रांड्स आ चुके हुए हैं और बड़ा कुछ हो गया हुआ, लेकिन अब इस टाइम पर हम देखते हैं कि हम मैचिंग हर चीज़ कर रहे हैं, जूती ये वो। लेकिन पुराने वक्तों में अगर घड़ी स्टाइलिश ना होती, और घड़ी के साथ अगर मैं जूतों की बात ना करूं तो वो बुरा मान जाएंगे, जूते बुरा मान जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये दो ऐसी चीज़ें थी जो कि देखी जाती थी। घड़ी पहनने में पता चल जाता था कि इसके अंदर वाकई स्टाइल है, वो आजकल का स्वैग जिसे कहते हैं वो है भी कि नहीं, और क्योंकि नज़र जाती ही उन घड़ियों के ऊपर थी। तो इस हवाले से हमने आज आपके लिए एक विंटेज एक्सप्रेस समझ लें कि रखा है कि उसके अंदर के पुराने ज़माने में जो लोगों की घड़ियाँ होती थी वो किस तरह से होती थी और उनकी कलेक्शन कैसे होती थी। आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ आज बड़े ही यंग किस्म के मेहमान मौजूद हैं और जिनके पास ढेर सारी कलेक्शन है इस विंटेज घड़ियों की, और मैं ख़ुद देख देख के कुछ ऐसे हो रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी कुछ इन नाम सुने तो हुए हैं उनके अंदर, और आप समझ लें कि दिल तो आ ही जाता है। आपको पता है कि पुरानी चीज़ें और पुरानी चीज़ों की अहमियत क्या होती है, हमसे पूछें। वकार अहमद हमारे साथ, वकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, और वार्म वेलकम टू आवर सेट। और आपको ये देखकर इतनी यंग एज में बहुत अच्छा भी लगा। मैंने क्योंकि ब्रेक से पहले ये आपके अंदर एक बुढ़ी रूह है, तो मतलब इतने यंग एज में आपने किस तरीके से इन सारी चीज़ों की कलेक्शन, जी इनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉचेस की कलेक्शन है और बहुत पुरानी, मतलब एक तो उन्होंने मुझे दिखाई है जो कि 100 साल
पुरानी एक घड़ी है, उससे भी पुरानी है, उससे भी बहुत पुरानी, उससे भी पुरानी है। अब अच्छा, First of all, आपसे- thank you for having me and thank you for acknowledging my watches एग्जैक्टली as मैं collection. वार्म वेलकम कर रही थी। Thank you. वेलकम टू आवर शो। वकार बताएं, आपके अंदर ये कलेक्शन का जो शौक था एट दिस वेरी यंग एज किस तरह से डेवलप हुआ? असल में मेरा जो शौक था वो मेरा बहुत पुराना था एक्चुअली। मुझे विंटेज स्टफ़ में, कलेक्टिबल्स में देखा जाए तो मुझे कलेक्टिबल्स का बहुत शौक है। जैसे लोगों को मुख्तलिफ कलेक्ट चीज़ें करते हैं लोग, कॉइन्स हो गए, स्टैम्प पेपर्स हो गए, स्टैम्प्स हो गई, डिफरेंट थिंग्स यू नो। तो मेरा जो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है वो वॉचेस में रहा है। इसके अलावा मेरा विंटेज बाकी चीज़ों में रहा है। जैसे अब आप देखा जाए क्लोथिंग, मैं विंटेज क्लोथिंग को प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू न्यू म्यूजिक आई प्रेफर। अच्छा, लेकिन वकार टिकट्स के हवाले से अगर आप देखें, कॉइन्स के हवाले से देखें तो वो कंपैरेटिवली सस्ता शौक है। बहुत आपका वाला काफी महंगा शौक है। बहुत महंगा अच्छा, शौक, जी। अब चूंकि मैंने अपने नाज़रीन को कह दिया हुआ कि आपके पास 100 साल से भी पुरानी भी विंटेज कलेक्शन है, तो जरा अब दिखाते रहें और बताते भी रहें एक्चुअली कि ये कहाँ से लिया है। और चूंकि बाद में उसके बाद मैं पूछूंगी आपसे कि आप मेरे ख्याल से सेल आउट भी करते हैं, तो वो क्या है? आई हैव बीन कलेक्टिंग दिस फॉर मेनी years now, so I took it as a profession now. अच्छा, तो अब okay. ये है कि मेरे पास बहुत सारी, मैं आपको कलेक्शन मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊंगा Exactly. first of all, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा मकसद है। जी जी जरूर, मैं मतलब हाँ। इंटरेस्टेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसे ये देख देख watch के ऐसे है। वो आंखों में मेरे वो ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि ये वॉच कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ये है वेस्ट एंड, अर्ली 1900s, ओके। almost more than 100 years ago old. अब अपने नाज़रीन को ये भी आप ना काइंडली मतलब तो मैं इसकी आपको क्लियर कर दें कि ये तोशा खाना वाली घड़ियां नहीं है। आप मेरा बिजनेस बंद कराएंगे मुझे लगता है। तो ये इसकी आप अब आप देखेंगे कि मुझे इसमें क्या, wow, क्यों nice. इसकी वैल्यू है। वेरी You नाइस, just wind it वेरी नाइस। and starts running. It doesn't have to do with any cell or अच्छा, कुछ ये होती है ना कि आपके total नर्व्स के mechanic साथ है। भी चलती हैं? वो जो है वो तो मॉडर्न वॉचेस हैं। ये है मैकेनिकल वॉच, ये आप जी। वाइंड करेंगे और ये स्टार्ट रनिंग, और फिर उसके बाद जो ये इसमें ये होता है कि आपकी रिस्ट की मूवमेंट पे ये चलती रहती है, अच्छा, बिल्कुल ऐसी। और उसमें पावर रिजर्व होता है, अगर आपने इसको उतार के रखनी है, ऑब्वियसली आप हर वक्त तो नहीं पहने रहेंगे, जी। 48 आवर्स का इसमें पावर रिजर्व होता वेरी नाइस। है। ब्रांड है वेस्ट एंड। वेस्ट एंड, वेरी नाइस। और ये आपने मुझे अर्ली 1900 से बता रहे हैं, और आपने जो पहनी हुई exactly। ये है सिटीजन, ये 70s 1970s की वॉच है। जी, जी। 1970s की? जी, जी, जी। ओह माय गॉड। ओके, अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली हाँ, ये इसका जो मैकेनिकल सारा कुछ है वो बाहर नजर आ रहा है। ये भी नाज़रीन को दिखाइएगा जरा। ये भी 1970s की है। यू कैन लिटरली सी थ्रू द मूवमेंट, आप देख सकते हैं। हाँ, आप ये जो बैक साइड था, अब मैं इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसमें आप मूवमेंट इसकी देखें। वंस यू स्टार्ट वाइंड, आप देखें इसको वाइंड करेंगे जी, और ये देखें, ये अब रनिंग अपनी कंडीशन। वो खूबसूरत कितनी लग रही है, मतलब आपने जो वो पीछे से अब आप देखें, अब मॉडर्न वॉचेस में जी। एप्पल वॉच को देख लें और इसको देख लें, कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। exactly। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री को आप बात करेंगी वो डिजिटलाइज हो गई है। म्यूज़िक इंडस्ट्री को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, वो अप्रिशिएट करते हैं डिजिटलाइज होने में। वॉच एक ऐसी इंडस्ट्री रहेगी है जो एनालॉग की तरफ ही रहेगी और एनालॉग को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। एग्जैक्टली। आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, JLC देख लें, आप JK&Co देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वॉचेस हैं वो, लेकिन उसमें आपको कोई सेल वाली मूवमेंट, मॉडर्न मूवमेंट्स नहीं मिलेंगी, उसमें मैकेनिकल। अच्छा वकार, मैं जानना ये चाह रही थी कि आप ये जो विंटेज कलेक्शन है इसको सेल आउट भी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं और सेल अगर आउट कोई करता हूँ, interested हो तो मैं वो- कलेक्ट करता हूँ जी। और सेल आउट वो स्पेसिफिक कुछ वॉचेस है मैं करता हूँ। आपका कोई पेज रन कर रहे हैं? जी या जी, कोई मेरा shop एक है? स्टोर है इंस्टाग्राम पे, अच्छा, विंटेज एक्सप्रेस के नाम से। डू फॉलो माय पेज, और वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मजीद अच्छा, वॉचेस भी मैं देख सकते हैं। इंटरेस्टेड इस चीज़ के अंदर हूँ वकार, जानने के अंदर कि आप ये सारी कलेक्शन लेते कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से आप कलेक्ट कहाँ से करते हैं? मैं आई बीन कलेक्टिंग फॉर मैनी इयर्स नाउ। मेरे पास बहुत अरसे से ये वॉचेस हैं और
कहीं भी पूरी दुनिया से सोर्स करता हूँ मैं, कहीं से भी जहाँ से भी पसंद आ जाए। जाना पड़ता है उसके नहीं लिए? नहीं नहीं, मैं वो मेरे कुछ सोर्सेज हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना रिपोर्टर से ना उसका सोर्स नहीं पूछना चाहिए, वो कार कह रहे हैं मेरे सोर्सेज है मुझसे ना पूछे। एग्जैक्टली वो। अच्छा ठीक है, मतलब लाइक उसके बाद फिर इसी कुछ ये भी होता है कि जो घड़ियाँ होती हैं पुरानी ज़रूर होती हैं लेकिन वो डैमेज हुई होती हैं, डैमेज पीसेस भी होते हैं, तो उनको रिपेयर भी आप लोग करवा लेते हैं और उसको भी? मोस्टली देखा जाए तो डैमेज होती हैं या उनका कलर रफ हुआ हुआ होता है तो हम रिस्टोरेशन उसकी करते हैं पूरी, उसको न्यू कंडीशन में लेके आते हैं और दोबारा फिर उसको रीसेल करते हैं। मोस्टली ये सारी न्यू तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती ना, इतनी पुरानी वॉचेस, तो उसको रिस्टोर करना पड़ता है बिल्कुल हमें। अच्छा वकार, एक और बात है कि आप ये देखें कि अब हम कोई भी चीज़ अब एडवांस टेक्नोलॉजी में जाए तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो जो है वो महंगी है, और कुछ भी हो इलेक्ट्रॉनिक हो या वो महंगी होती है। इसके अंदर वॉचेस के अंदर ये क्या ख़ास बात है कि जितनी पुरानी हो उतनी विंटेज हो उतनी ज़्यादा महंगी होती है, ये क्या साइंस है? अच्छा, अब इसमें ये है कि आपकी जो पुरानी वॉचेस हैं, आप कोई भी देख लें, इसमें जो पहले जो इसकी क्राफ्टमैनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक एक पार्ट जो इसका है वो हैंडमेड होता था, उस पर इंग्रेविंग्स होती थी स्पेशल, और उसको बनाने में कई साल लग जाते थे जी। वेटिंग में लोग इसके 10-10, 20-20 साल रहते थे। तो अब जो मॉडर्न वॉचेस हैं उसमें अब हर जो आपके जो ज़ाहिर है जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वो तो भी अच्छा, कुछ पीसेस ऐसे भी होते होंगे ना कि जो वो स्पेसिफिकली मतलब लाइक एक ही बनते होंगे, और वो जिस तरह से लिमिटेड एडिशन वॉचेस होती हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो आजकल वो किंग, मैं वही कह रही थी, हाँ जी, आजकल तो वैसे आपको पता है बड़ा बोलबाला है ऐसी वॉचेस का। ये बताइएगा ये है कहाँ की भी और किधर से आपने कलेक्ट भी की थी, ये नाज़रीन को दिखाएंगे और बताएंगे। ये स्विस वॉच है, इस पे इंग्रेव्ड है किंग फैसल ऑफ सऊदी अरब, और ये लिमिटेड दोबारा जरा क्लोज करके किंग फैसल का कहा है ना, तो जरा इंटरेस्टेड होंगे लोग जरा देखने में। इस पे इंग्रेव्ड है, अगर आप देखें ना तो ये इस पे इंग्रेविंग है किंग फैसल की। वाओ। और ये पूरा इंग्रेव्ड है, और ये स्विस वॉच है, और ये लिमिटेड एडिशन थे, फ्यू पीसेस वर मैन्युफैक्चर्ड एट दैट टाइम। अच्छा, इसका स्ट्रैप भी बड़ा शाइनी सा डिफरेंट सा है, मतलब लाइक नहीं ये बंद करने वाली जगह पे मैं देखती हूँ वो डिफरेंट है एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात, स्ट्रैप्स जो है मोस्टली आफ्टर मार्केट होते हैं क्योंकि कंडीशन ऑब्वियसली वो अगेन रफ हो जाती है, खराब हो जाते हैं, तो मोस्टली ओरिजिनल नहीं होते। ओरिजिनल स्ट्रैप्स जो होते हैं उनकी कंडीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो जाती है। इनको ऑब्वियसली सेल और ड्यूरेशन होती है, उसके बाद सेल भी मांगते हैं वो सेल इसमें। अच्छा, इसमें सेल मैं वही कह रहा हूँ, इसमें सेल नहीं होता, इसमें मैकेनिकल मूवमेंट होती है, जैसे मैंने आपको दिखाई ना जी। आप इसको वाइंड करते हैं और वो फिर तो क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये वाली आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही। जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वो भी इसी की तरफ है, वो सेल की तरफ आएंगे भी नहीं। जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉचेस हैं वो भी मैकेनिकल मूवमेंट पे चल रही हैं। अच्छा, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, आपने एप्पल वॉच है वो पहन लिया, आप अपने हर चीज़ जो सिमट के है मोबाइल के अंदर आ चुकी हुई है, छोटा हो चुका है, आपने वॉच पहनी भी हो लेकिन आपने मोबाइल के अंदर देखना होता है वो। लेकिन अब मतलब ये कितना क्लासी लगता है घड़ी पहनना, घड़ी पहनकर ऑब्वियसली लोग जो इसकी अहमियत को समझते हैं वही सिर्फ आते हैं आपके पास अब, या मतलब लाइक लोगों को आप अवेयरनेस दे रहे हैं और लोग आके आपसे ये ख़रीदते हैं? हाँ, जब से मैंने ये अपना स्टोर रन करना शुरू किया तो काफ़ी लोगों का अवेयरनेस हो गई है। पहले इतनी नहीं थी, लोगों को नहीं पता था। लोगों से पूछो तो कहते हैं बस एक वॉच इतनी महंगी क्यों होती है। अब उनको मैं बताता हूँ कि इसमें इतना कुछ होता है, इसके पार्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स, इसके अलग अलग असेंबली लाइन इसकी होती है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको असेंबल करते हैं। लेकिन जो इसके जो मॉडर्न वॉचेस हैं उसका अब इंटरेस्ट लोगों में कम होता जा रहा है जब से इन्होंने ये अवेयरनेस ज़्यादा हो गई इस वजह से मेरे इस करने के। हाँ, ये मिनिएचर आर्ट की तरह तौर पे भी देखा जा सकता है इसमें। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाह रही थी वकार, जब जिस तरह से ऑब्वियसली डैमेज पीसेस भी आते होंगे, बहुत विंटेज वाले होंगे, बहुत पुराने भी होंगे, तो उनके जो स्पेयर पार्ट्स इस तरह होते हैं, उस तरह के इनके जो पार्ट्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं आसानी से? अच्छा, अगर अब स्पेयर पार्ट्स की बात करें, अगर वो एक्सचेंज होगा, समझे अगर ये इसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ गया और चेंज होना है, फर्स्ट इसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी, 100% ओरिजिनल नहीं रहेगा ये। व्हाट इफ के उसके बगैर अगर आपको पार्ट मिल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल पार्ट है ना वो फिर हम उसको मेंशन करेंगे। तो फिर अगर आप एज इन उसे कलेक्शन के तौर पर रख रहे हैं तो आप सेल आउट तो नहीं कर सकते ना? अगर किसी ने वाकई पहनना है तो वो अगर नहीं चल रहा, कोई ऐसे पार्ट भी तो हो सकते हैं जिसकी वजह से चलती ना हो घड़ी। नहीं, पार्ट तो बिल्कुल होंगे, लेकिन जो बिल्कुल वॉच एंथुसियास्ट होगा ना उसको पता होगा कि ये पार्ट अगर नहीं है तो इसको क्लेम नहीं कर सकते 100% ओरिजिनल कंडीशन में।
बाकी पार्ट वो उसी का होगा, वॉच बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। अच्छा वकार, ये भी बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली जो नाज़रीन को हम लोगों ने दिखाया है और वो जो इंटरेस्टेड हों देखने के लिए, तो 100% इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से आप क्या मतलब लाइक उनको देते हैं कि मतलब वारंटी है क्या, किस तरह से आप उनको सेटिस्फाई करते हैं? और प्लस अपना एक दफ़ा दोबारा से पेज भी बता दें जो नाज़रीन इंटरेस्टेड हों। बिल्कुल, मेरे पेज का नाम है दी विंटेज एक्सप्रेस, दी विंटेज एक्सप्रेस ऑन इंस्टाग्राम, और वेबसाइट का लिंक भी उसी पे है। ओके। तो अच्छा, अब बात आप कह रही थी कि ऑथेंटिसिटी की, तो ऑथेंटिसिटी के लिए हम इसमें एक रेफरेंस नंबर होता है इसमें, ओके, आप उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि वेबसाइट्स होती हैं। आप जैसे रेमंड वाइल की जैसे वॉच है, इसकी बैक साइड पे या इसको ओपन अप अगर आप करेंगे, ओपन करेंगे, इसके अंदर ना एक रेफरेंस नंबर होगा 4 डिजिट्स का जी। वो इनकी वेबसाइट पे जाएंगी, वो उनके पास अभी भी कैटलॉग्स हैं, मेंटेन करते हैं ये, तो आप वहाँ से ट्रैक डाउन कर पुरानी भी है जी, जो वो अपना कैटलॉग्स वेबसाइट पे मेंटेन करते हैं, वो रेफरेंस नंबर आप डालेंगे तो आप वहाँ से ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ज़्यादातर नाम सुने हुए सीको, राडो, कैसियो के नाम से, और कैसियो की जो शेप थी वो इस तरह की घड़ी की भी थी, ये कौन सी है ये भी बता दीजिए। ये राडो है 1970s की। ये जी इस तरह करके दिखा देना ताकि जी बिल्कुल, ये विंटेज कलेक्शन प्लीज़ ये देख लें नाज़रीन, ढेर सारे हैं आंखों में। ये देखें, आंखों में चमक भी आ रही है और इसका ये भी निकल के चला गया कि नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 या 1 में आई गेस, मुझे याद नहीं है, ये सोल्जर्स जो होते थे जी, उधर उस टाइम होती थी आपकी जो दूसरी वॉचेस होती हैं, आपकी रिस्ट वॉचेस नहीं होती थी। तो मैं आपको बता रही थी ना, वो चेन में भी डाल के पेंडुलम टाइप जो होती है वो। तो उन्होंने देखा कि उनको प्रिसाइज रहना था, आपके 1 सेकंड के डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है, जाहिर है गोलियां चल रही हैं वहाँ, तो उनको टाइम नहीं है कि वो पॉकेट वॉच निकालेंगे और देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, 1 सेकंड का भी डिफरेंस में उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि यहाँ पे ना ये थोड़ी सी मॉडिफाई उन्होंने कर दिया था कि जो पॉकेट वॉच को रिस्ट वॉच में कन्वर्ट कर दिया था। पहले ये चीज़ लग्स पे ना, ओके, फिर उन्होंने रिस्ट पे पहना शुरू किया इसको, अच्छा, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पॉकेट से निकाल के वो टाइम ज़ाया नहीं होता, विदिन उनके सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो मेरे ख्याल से रिस्ट से ही उन्होंने वहीं से अडैप्ट की होगी ये चीज़। बिल्कुल, ये फिर ये पहले पॉकेट वॉच होती थी। ओके, हाँ, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वेस्टर्न की। अच्छा, मैं ये कह रही थी ये वाले जो ये वाली जल्दी से जरा बता दें कि लैक ऑफ टाइम है। ये बिल्कुल, ये राडो है 1980s। देखा मैंने आपको कहा ना इस तरह का एग्जैक्टली। तो एक दफ़ा दोबारा दिखा दीजिएगा। हाँ, ये पुराने, ये राडो 1980s है, ये भी बहुत क्लासिक वॉच है जी। इसका आप डायल का कलर देखें तो जो न्यू राडो के जो मॉडल्स हैं उसमें ये नहीं मिलता एग्जैक्टली। विंटेज में जो बात है वो तो मॉडर्न में नहीं है आपको। थैंक यू सो मच वकार, और आप देखकर और इस एज में आपकी इस कलेक्शन को देखकर और आपके इस शौक़ को देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है। बाद में मैं ज़रा ब्रेक में हमारा टाइम है, ज़रा भावताव करती हूँ, मुझे भी मेरी भी आंखें ना देख के जो ऐसे ब्लिंक ब्लिंक कर रही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। टीम हमारी वापस आ गई है, अब हम एंजॉय करेंगे आराम से बैठकर। चौकों छक्कों की बरसात, एड़ी चोटी का जोर लग रहा है और सुपर 8 मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है। और सुपर 8 मरहले में चौथा मैच था ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से शिकस्त दे दी है। और कौन सी टीम तगड़ी जा रही है, कौन सी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज खान, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। शाहनवाज, आपको पता तो है सुपर 8 मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, बखैर आफियत हमारी पूरी टीम वापस आ चुकी है। आप मुझे बताइएगा कौन सी स्ट्रॉन्ग लगती है आपको इस टाइम पर सुपर 8 में जो टीम है? लिबीबा, अब देखिए सुपर 8 का मरहला शुरू हो चुका है। कल इंडिया ने अफ़गानिस्तान को मैच हराया। काफ़ी तवक्कुआत थी इंडिया की और अफ़गानिस्तान का। जब मैच हो रहा तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि ये मैचेस वेस्ट इंडीज़ में हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक फेयर पिचेस हैं जहाँ पे बैटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बॉलर्स जो हैं, जो जितनी स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ के साथ जब वो ग्राउंड में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टीम परफॉर्म करेगी। जिस तरह हमने पिछले मैचेस जो पहला राउंड हमने देखा वैसे यूएस में हुआ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अपसेट्स भी हुए हमें नज़र आए। जिस तरह पाकिस्तान यूएस से भी हारा, पाकिस्तान सुपर 8 से भी बाहर निकल गया
और उसके बाद ज़ाहिर अगला राउंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज़ एक वेल नाउन टेस्ट नेशन है जी। अच्छे मैचेस हमें यहाँ इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि बड़े तगड़े मैचेस, जिस तरह एक आम शायकीन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंटरटेनिंग मैचेस होंगे, लोगों को इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, चौके छक्के देखने को मिलेंगे, तो होपफुली कि आज के मैच में जो वेस्ट इंडीज़ में राउंड शुरू हो रहा है सुपर 8 मरले का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब जिस तरह आपने सवाल पूछा मुझसे कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा फेवरेट है, अब देखिए 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें तो आप एक टेक्निकली एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे लिए प्रेडिक्ट करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हम इजीली उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ज़ाहिर है उसमें आपकी तीनों फॉर्मेट जो है ना वो डिफरेंट है, 50 ओवर का या टेस्ट क्रिकेट है, उसमें आप टेक्निकली चीज़ों को एनालिसिस करते हैं उनके। लेकिन T20 क्रिकेट में ऐसी क्रिकेट है कि अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट है। कभी भी किसी भी वक्त अगर 3 या 4 प्लेयर जो हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जिस तरह हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान ने बड़े झंडे गाड़े हुए हैं, जिस तरह 2022 के वर्ल्ड कप में हमने देखा पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा था, उसके बाद हम देखें इस T20 वर्ल्ड कप में 2024 में पाकिस्तान US से हारा, मतलब अनबिलीवेबल है। और अभी तक तो मुझे यकीन करे, शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ जैसे, और अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान US से हार सकता है। मतलब देखिए 99 में पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, तो पाकिस्तान तो इस चीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है कि जो हल्की टीमों को वो एक बहुत बड़ा वो स्पेस देते हैं कि आप जाके टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाएं। चलिए बैकग्राउंड में जितना खेले हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इसमें बड़ी खुशी वाली बात है। देखिए हमारे लिए तो ये भी बहरहाल बड़ी, हमारी इस T20 वर्ल्ड कप में लबीबा हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको बताऊं क्या है कि हमें सुपर 8 मरले के लिए जो जिस तरह जो सुपर 8 टीमें जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगी 2026 का, उसके लिए हमें क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्वालिफाई कर चुके हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखिए हमारे पास अभी टाइम है कि जिस तरह हमारी टीम जिस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हमने देखा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, अब T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं, ग्रुप बंदी की बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा T20 की रैंकिंग भी जारी की गई हुई है, अब 10 वाली लिस्ट में उसमें कोई बॉलर पाकिस्तानी नाम ही नहीं है। अब देखिए जिस तरह हमारी एक्चुअली जो हमारा फोकस है या जिस चीज़ पे हमने अभी तक कंसंट्रेट किया हुआ है, हमारा क्रिकेट की तरफ कंसंट्रेशन जो है हम लोगों की कम है, हमारी एड्स की तरफ, इश्तिहारात की तरफ, और ये बाकी जो हमारे मसले मसाइल हैं उनकी तरफ हमारी जो रुझान है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप बेसिकली आप एज ए क्रिकेटर, आप देखिए क्रिकेट की वजह से आपको पूरी दुनिया मतलब पहचानती है, आपको एड्स देते हैं, आपको सारा कुछ मिलता है। लेकिन जब आप क्रिकेट पे फोकस नहीं करेंगे, जब आप जीतेंगे नहीं, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं। देखिए हॉकी की भी एग्जांपल एक देना चाहूँगा यहाँ पे कि हॉकी एक हमारी नेशनल गेम है, जब उसका ज़वाल शुरू हुआ था ना, तो यही सारा कुछ पहले इन द बिगिनिंग ये चीज़ें हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज देखें ना, मैं हॉकी देखता हूँ, आप हॉकी देखते ना, हमारे पाकिस्तान जो शायकीन है वो हॉकी देखना पसंद करते हैं। उसकी वजह क्या, जब आप मुसलसल हारेंगे, हारते जाएंगे और कौम को खुशियां नहीं देंगे, हालांकि हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं। अच्छा जाते जाते जल्दी से बताएं कि सुपर 8 मरहले से सेमीफाइनल में जाती हुई कौन सी 2 स्ट्रॉन्ग आपको जो हैं टीम्स नजर इस वक्त? देखिए सेमीफाइनल के लिए तो 4 टीमें ऑब्वियसली क्वालिफाई करेंगी। अब 4 टीमों में अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी है और इंडिया है, और चौथी टीम जो है वो मुझे इस वक्त अफगानिस्तान नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है, लेकिन मैं अफगानिस्तान को जो है ना इस वक्त वो रेट करूंगा। अफगानिस्तान का आपने नाम लेकर बड़ा नाम है बीच में ऐड किया, ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की, बड़ी मेहनत की और एक पूरे प्रोसेस से आए हैं वो लोग। एग्जैक्टली। और यहाँ वक्त ख़त्म हो गया है ज़िंदगी का नहीं शो का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।